नमस्ते प्यारे साथियों, राइजिंग स्टार कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजवीर सिंह आपके लिए पॉलिटी साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, भारतीय संविधान की उद्देशिका। आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, इस पे चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर एग्जाम में मैंने देखे हैं यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन पुट अप होते हैं और आज हम इसका गहन अध्ययन करेंगे। एक बार ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो मैं आपको लेके चलता हूं भारत के संविधान की उद्देशिका पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया है। उद्देशिका यानी हम जिसे कहते हैं संविधान की प्रस्तावना। उद्देशिका शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो इसके ऊपर मैं जिक्र कर लूं कि संविधान सभा की एक बैठक हुई और उस बैठक में 13 दिसंबर, डेट है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। क्या रखे थे? उद्देश्य प्रस्ताव रखे। यही उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाए। इसलिए संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है, क्योंकि ये उद्देशिका, ये प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है और ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखे और उनको अवगत कराया, संविधान सभा के सदस्यों को, कि हम भारत का संविधान कैसा बनाने जा रहे हैं। इसलिए प्रस्तावना यानी उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के विचार दृष्टिगोचर होते हैं कि वह भारत को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, और इन्हीं पे चर्चा करते हुए भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना लिखी गई। तो हम उद्देशिका या प्रस्तावना पे चर्चा कर रहे हैं। तो उद्देशिका क्यों कहा गया, ये बात आपकी क्लियर हो गई कि ये उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया। इसलिए संविधान की जो उद्देशिका है, इसका जो बेस है, आधार है, ये भी उद्देश्य प्रस्ताव ही रहेंगे। फिर उद्देशिका को लेकर कुछ कथन है, उन कथनों पे हम चर्चा करते हैं। जैसे आपको इनके कथनों से पता चल जाएगा कि इस उद्देशिका यानी प्रस्तावना का हमारे लिए कितना महत्व हो जाता है। एक नाम आता है आपके सामने, नाम आता है ठाकुर दास भार्गव। नाम सुना होगा आपने, ठाकुर दास भार्गव। और ठाकुर दास भार्गव संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को लेकर कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा या हृदय कह सकते हो। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे? ठाकुर दास भार्गव। कई बार कथन देके पूछ लेते हैं कि ये कथन किसका है, तो इन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो ठाकुर दास भार्गव ने यहां तक कह दिया, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा तक कह दिया, तो आप समझ सकते हो कि संविधान में प्रस्तावना का कितना महत्व रह जाता है। उसके बाद में एक नाम और आता है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। और N.A. पालकीवाला कहता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहता है। N.A. पालकीवाला संविधान को प्रस्तावना का क्या कहता है? परिचय पत्र कहता है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो N.A. पालकीवाला ने कहा। आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। और एक नाम और ध्यान रखना, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी का कथन भी ध्यान रखना। कन्हैयालाल मुंशी वही है जो संविधान को देश की आत्मा कहते हैं। वहां पे ये संविधान को देश की आत्मा कहते हैं, लेकिन प्रस्तावना के संदर्भ में ये प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक कुंडली कह दो या कुंजी कह दो, राजनीतिक कुंडली, या यूं कह दो राजनीतिक क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। कौन? K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी। तो प्रस्तावना को लेकर ये दो तीन कथन ध्यान रखना, ठीक है? दोबारा सुन लेना एक बार। ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। कन्हैयालाल मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंजी या कुंडली कहा है। और बात करें N.A. पालकीवाला, जिसने उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान का इंट्रोडक्शन यानी परिचय पत्र कह के संबोधित किया है। और इसको उद्देशिका क्यों कहा गया, यह भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है। आगे हम चलते हैं। अब आओ, हम संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ रहे थे,
जिसे उद्देशिका कहा गया, ये जो प्रस्तावना है इसे इंग्लिश में प्रेमीन कहते हैं। और इस प्रस्तावना के देखें स्रोत, यानी ये प्रस्तावना के स्रोत क्या है, तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो थॉट का मतलब विचार कहां से लिया गया, अलग अलग क्वेश्चन है। और एक लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा कहां से ली गई। अगर आपसे पूछे कि इस प्रस्तावना की विचार कहां से आया और प्रस्तावना की भाषा कहां से आई, तो भाषा की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ध्यान रखना। लेकिन आपसे पूछे इसका विचार थॉट कहां से आया, तो ये अमेरिका से आया। कहां से आया, अमेरिका से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व में पहली बार प्रस्तावना को संविधान में स्वीकार करने वाला राष्ट्र अमेरिका था। अपने संविधान में प्रस्तावना को स्वीकार अमेरिका ने किया, इसलिए इसका विचार भारतीय संविधान सभा ने भी अमेरिका से लिया। तो प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका से आया था, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, हम पढ़ते हैं प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, सबने पढ़ा होगा, वो शब्दावली कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए भाषा ऑस्ट्रेलिया से और विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। लेकिन इसमें आता है कि आधार क्या है, इसका बेस क्या है। जो प्रस्तावना है इसके बेस की बात करें तो इसका जो बेस है वो है उद्देश्य प्रस्ताव। अभी मैंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे संविधान सभा के समक्ष। वही उद्देश्य प्रस्ताव इस संविधान की प्रस्तावना का आधार बनते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाला कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए हम प्रस्तावना का अगर जनक की बात करें तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह सकते हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे, यही इसका आधार कहलाया। इस स्रोत की बात करें तो इसमें ध्यान रखना है, इसका विचार पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रस्तावना का विचार है वो कहां से लिया गया, अमेरिका से। लेकिन जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है, जो शब्दावली है, वो शब्दावली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। आगे आते, यहां पे लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ये शब्दावली देखो, हम भारत के लोग, आपको मैंने जिक्र कर दिया कि ये शब्दावली कहां से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम भारत के लोग, ये शब्दावली तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन इसमें हम भारत के लोग हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। यहां से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम भारत का लोग का मतलब संविधान सभा के सदस्यों से लिया गया है, या भारत के राष्ट्रपति से लिया गया है, या भारत की जनता से लिया गया है। तो हम भारत के लोग, ये शब्दावली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और हम भारत के लोग, इसका मतलब भारत की जनता से है। यानी संविधान निर्माण करने वाली कौन है, भारत की जनता है। ठीक है, तो हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य भारत की जनता से। यानी जो ये शब्दावली है, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, हमारी जनता के लिए। हम सब आते हैं इसमें, हम भारत के लोग। तो संविधान सभा में जो प्रस्तावना रखी गई उसमें एक आ गया कि हम भारत के लोग, मतलब संपूर्ण भारतीयों का ये प्रतिनिधित्व करने वाली शब्दावली है, न कि ये सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली शब्दावली है। इसमें संपूर्ण देश के लोग आ जाते हैं। तो हम भारत के लोग शब्दावली यहाँ की जनता को संबोधित की गई है। और ये जो शब्दावली है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना है ये मैंने आपको बता दिया अमेरिका से ली गई है। फिर इसमें आता है कि भारत को एक हम क्या बनाएंगे, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और समाजवादी, ये शब्द है। इन शब्दों का मैं आपके सामने विश्लेषण करता हूं कि इनका अर्थ क्या होता है, इनका भावार्थ क्या होता है। यहां से इनके अर्थ को लेकर भी कई एग्जाम में क्वेश्चन आए। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लूं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रस्तावना, इसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ। हम सब प्रस्तावना पढ़ते हैं लेकिन इन चीजों पर जिक्र नहीं करते। और आपके सामने है भारत शब्द एक बार और भारत शब्द 2 बार। तो भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 बार। ध्यान रखना, यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस वीडियो के बाद में मैं आपके सामने प्रस्तावना को लेकर जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं और विगित परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर आऊंगा। इस प्रस्तावना को आप अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में उन प्रश्नों को हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इसके जस्ट आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें लेके आऊंगा।
तो एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ऊपर की फर्स्ट लाइन में है हम भारत के लोग, भारत को एक, तो भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। फिर इसमें एक शब्दावली आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले तो मैं बता दूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता क्या होती है? देखो, किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए 4 आधारभूत तत्व होते हैं। एक होती है जनसंख्या, पॉपुलेशन, एक आधारभूत तत्व क्या होता है? जनसंख्या। एक होता है उस देश यानी उस राज्य का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल। एक होता है सरकार, एक उसका आधारभूत तत्व है सरकार, और चौथा आधारभूत तत्व माना जाता है संप्रभुता। क्या माना जाता है? संप्रभुता। ये किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के लिए 4 तत्व माने गए हैं। भारत के पास 15 अगस्त 1947 के पास पहले जनसंख्या भी थी, क्षेत्रफल भी था और सरकारों का भी गठन होता था, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। इससे आप समझ सकते हो कि हमारी संप्रभुता 26 जनवरी 1950 से आई। तो ये क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। संप्रभुता है, मैं आपको बता रहा हूं, संप्रभुता किसी भी राष्ट्र की सर्वोच्च कानूनी शक्ति होती है। यानी संप्रभुता किसी भी देश की सर्वोच्च कानूनी शक्ति होती है, जिसके आधार पर वह राष्ट्र अपने आंतरिक और बाहरी मामले में कोई भी डिसीजन, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है, उसे कहा जाता है संप्रभुता। 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के पास संप्रभुता नहीं थी, वो अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था, ब्रिटेन का औपनिवेशिक था, यह हम सब जानते हैं। ठीक है, तो संप्रभुता आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी अभी हमारे देश पे पहलगांव में एक आतंकवादी हमला हुआ था, सबको पता है। हमारे 26 निर्दोष व्यक्ति, नागरिक मारे गए थे भारतीय। उनकी प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अभी की घटना है, 7 मई या 6 मई 2025 की घटना है। ठीक है, जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, आपने सबने देखा होगा, काफी चर्चा का विषय रहा। तो जब भारत ने पाकिस्तान पे वार किया तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन किसी भी राष्ट्र से अनुमति नहीं ली थी। ठीक है, ये क्या थी? संप्रभुता थी। यानी वो किसी भी देश पे हमला कर सकता है जब अपने स्वाभिमान के ऊपर बात आए, और अंदर यानी देश के अंदर भी कोई कानून व्यवस्था बनानी हो, कुछ भी करना हो, तो अन्य देशों से क्या परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, उसे कहा जाता है संप्रभुता। मतलब भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब फिर से बता देता हूं कि संप्रभुता किसे कहते हैं। संप्रभुता किसी भी देश की वह सर्वोच्च कानूनी शक्ति है, जिसके आधार पर वह राष्ट्र अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। उसके बाद में एक शब्द आता है समाजवाद। एक शब्द आता है इसमें समाजवाद। समाजवाद पे मैं आपको बताऊं, समाजवाद का अर्थ हम ले लेते हैं समाज से। समाज का मतलब नहीं है, यहां समाजवाद का संबंध मैं आपको बता दूं आर्थिक न्याय से है। किससे है? आर्थिक न्याय से। यानी समाजवाद का मतलब समाज से नहीं, आर्थिक न्याय से है। इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है समाजवाद का कि संपत्ति के उत्पादन व वितरण पर समाज का अधिकार हो। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक को भारत में अपनाया गया है। अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग इकोनॉमी होती है। भारत में समाजवादी है, कुछ राष्ट्रों में जैसे उदारवादी होती है, कुछ राष्ट्रों में मार्क्सवादी होती है। मार्क्सवादी जो इकोनॉमी है वो लेके आए थे कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स के अनुसार मार्क्सवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें यह कहा जाता है कि जो संपत्ति होगी उस पर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य यानी अधिकार होगा। उदारवादी अर्थव्यवस्था लेके आए थे जॉन लॉक। इनका मानना है कि संपत्ति में सबको क्या छोड़ा जाएगा, इसको जो लेके आए वो लेके आए थे जॉन लॉक। और इनका मानना है कि जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या छोड़ दिया जाए, फ्रीडम, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। लेकिन जो समाजवाद है ये भारत ने स्वीकार की है, और इसमें जो अधिकार होता है वो किसका होता है? समाज। समाज मीन्स राज्य यानी देश का। यानी संपत्ति के उत्पादन और वितरण पर किसका अधिकार रहेगा? समाज का अधिकार रहेगा। तो ये समाजवादी यहां आर्थिक न्याय से यानी इकोनॉमिक से लिया गया है। तो भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, और इसके प्रतिपादक लेनिन है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसने दी है? लेनिन ने दी है, ध्यान रखना। तो इसमें समाजवाद का
अवधारणा लागू करने का श्रेय का मतलब यह था लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करना। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा महात्मा गांधी लेके आए थे और इसका मतलब है लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो। लोगों का अधिक से अधिक कल्याण कब होगा? जब संपत्ति पर सभी लोगों का अधिकार होगा। अगर एक व्यक्ति के पास संपत्ति आ जाएगी तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का कल्याण नहीं होगा। और ये गांधी जी की मंशा थी कि लोक कल्याणकारी राज्य बने भारत। इसलिए समाजवादी शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, यह भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। यह समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इस पे भी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो यह समाजवाद का संबंध आर्थिक न्याय से, कहने का मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट करना। आप इसका अर्थ बता सकते हो कि संपत्ति के उत्पादन व वितरण पर समाज यानी राज्य का अधिकार होगा, वो समाजवाद है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैंने आपको बता दिया कि यह सर्वोच्च कानूनी शक्ति है जिसके आधार पर कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामले में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और यहां से क्वेश्चन जो आते हैं, एक बार जो क्वेश्चन आए उनका मैं जिक्र कर देता हूं या डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि हम पूछा जाता है कि भारत में अंतिम रूप से संप्रभुता किसमें निहित है? भारत में अंतिम रूप से संप्रभुता किसमें निहित है? पूछा जाता है यहाँ के राष्ट्रपति में है, यहाँ के संविधान में है, यहाँ के संसद में है, यहाँ की जनता में है। ऐसे ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो मैं बता दूं कि हमारी पहली शब्दावली है हम भारत के लोग, और मैंने बताया हम भारत के लोग का मतलब यहाँ भारत की जनता से है। हम भारत के लोग का अर्थ मैंने आपको बताया कि यहाँ की जनता से है। इसलिए भारत में संप्रभुता अंतिम रूप से किसमें निहित है? जनता में निहित होगी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत में संप्रभुता अंतिम रूप से किसमें निहित है, तो जनता में निहित होगी। लेकिन आपसे पूछे कानूनी रूप से संप्रभुता किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति या संसद बता सकते हो। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन है। अगर अंतिम रूप से पूछे तो जनता रहेगी जवाब, और कानूनी रूप से पूछे तो या राष्ट्रपति या संसद आप बता सकते हो अंतिम वो कानूनी रूप से। उसके बाद में समाजवाद हो गया। पंथ निरपेक्ष शब्द आता है। पंथ निरपेक्ष कह दो या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का कई लोग अनुमान यह लगाते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब भारत एक नास्तिक देश है। लेकिन भारत नास्तिक देश नहीं है। भारत कौन सा देश है? आस्तिक देश है। आस्तिक देश है, हम भारत को नास्तिक नहीं कह सकते। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो नास्तिक भी हैं, जैसे चीन की बात करें, उत्तरी कोरिया की बात करें, ये ऐसे देश हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, उन्हें कहा जाता है नास्तिक देश। विश्व में कुछ देश ऐसे भी हैं जो किसी विशेष धर्म को मानते, उनको कहा जाता है धार्मिक राष्ट्र, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है। इनका पर्टिकुलर एक धर्म है और उसका ये प्रचार प्रसार करते हैं, इनको हम धार्मिक कंट्री कहते हैं। लेकिन कुछ राष्ट्र विश्व में ऐसे भी हैं जिनको सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, अपना पर्टिकुलर यानी अपना एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। ऐसे देशों में भारत, अमेरिका आते हैं। तो भारत यानी पंथ निरपेक्षता का मतलब यह मत समझना आप कि भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता, बल्कि भारत तो सभी धर्मों का सम्मान करता है, आदर करता है। यहां पे पंथ निरपेक्षता का जो अर्थ आपको ग्रहण करना है प्रस्तावना के संदर्भ में, तो वो अर्थ यह है कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा, लेकिन किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा या किसी एक विशेष धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। यहां पे पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह लिया गया है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और भारत अगर एक धर्म का प्रचार करने लग जाएगा तो अन्य धर्मों के साथ अन्याय होगा। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये सूझबूझ से निर्णय लिया कि हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रखेंगे। कहने का मतलब सभी धर्मों का हम सत्कार करेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। इसका मतलब भारत आस्तिक है, लेकिन सभी धर्मों को बढ़ावा देता है, सभी धर्मों का सत्कार करता है। यह पंथ निरपेक्ष का मीनिंग बता दिया। फिर है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक की बात करें तो देखो, जनता का शासन होगा। भारत में सरकारें किसकी होगी? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होंगी, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। एक अब्राहम लिंकन का यानी जनता का शासन, लोकतंत्र का अर्थ आप लगा सकते हो क्या? जनता का जो शासन है उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका एक कथन है ऑफ द पीपुल
फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। इसका अर्थ आप जानते हो, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन चलाया जाता है, यानी जनता का शासन चलाने वाला भी कौन है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। और शासन किसके लिए किया जाएगा, जनता के लिए किया जाएगा। और किसके द्वारा चलाया जाएगा, जनता के द्वारा। यानी यूं समझो कि जनता ही तो चुनने वाली है और जनता के लिए ही वो काम करेंगे और जनता के द्वारा ही चुने जाएंगे। तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन चलाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, लोकतंत्र कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, लोकतंत्र। तो यह कथन किसका है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यह अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कथन है। लोकतंत्र की इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती। अब्राहम लिंकन का कथन आप ध्यान रखना, इससे आप लोकतंत्र को स्पष्ट कर सकते हो कि ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यानी जनता ही शासन करने वाली है, जनता के लिए ही शासन किया जाएगा और जनता ही सरकार चुनने वाली है। इसीलिए तो संप्रभुता अंतिम रूप से जनता में निहित है। आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगली, अगर हम शब्दावली पे बात करें तो अगला आता है गणराज्य। अगली शब्दावली आती है गणराज्य। तो गणराज्य की बात करें, गणराज्य किसे कहते हैं, गणराज्य जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर क्या होता है, निर्वाचित होता है। क्या होता है, निर्वाचित। और भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर क्या होता है, निर्वाचित। इसलिए भारत क्या होगा, गणराज्य होगा। भारत क्या होगा, गणराज्य होगा। तो हम भारत के लोग, आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, हम भारत के लोग, ये शब्दावली तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हम भारत के लोग का भावार्थ यहां की जनता से लिया गया है। किससे लिया गया है, जनता से लिया गया है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये कानूनी शक्ति है जो भारत सरकार, सर्वोच्च कानूनी शक्ति है जिसके आधार पर भारत सरकार अपने आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और पूछ लिया जाए संप्रभुता अंतिम रूप से किसमें निहित होती है, तो जनता में। और कानूनी रूप से पूछे तो कानूनी रूप से आप बताओगे राष्ट्रपति या संसद, जो भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन हल करना होगा। तो राष्ट्रपति या संसद में कानूनी रूप से। समाजवाद का मतलब मैं आपको बता दिया, आर्थिक न्याय से है। कहने का मतलब संपत्ति के उत्पादन व वितरण पर किसका अधिकार होगा, संपत्ति के उत्पादन व वितरण पर किसका अधिकार होगा, समाज। समाज का मतलब आप यहां पे राज्य से लोगे, राज्य मीन्स देश से, ठीक है। फिर है पंथ निरपेक्ष का मतलब किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा न देकर सभी धर्मों का सम्मान करना। लोकतंत्र का अभी बता दिया कि जनता का शासन होगा। और गणराज्य जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, निर्वाचित। इसलिए भारत एक क्या है, गणराज्य। भारत एक क्या है, गणराज्य है। आगे चलते हैं, आगे आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर यहां पे जिक्र किया गया है न्याय, यानी आपसे सीधा क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। कितनी प्रकार की न्याय है, 3। कौन कौन सी न्याय है, एक सामाजिक न्याय है। कौन सी न्याय है, सामाजिक न्याय है। एक कौन सी न्याय है, आर्थिक न्याय है। और एक न्याय है राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार की न्याय का जिक्र है। यहां पे ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कई बार कि प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय, ऐसे ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछते हैं। तो 3 ही न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक क्या है, स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं। तो न्याय 3 सामाजिक, यानी समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे। आर्थिक रूप से सभी को समान समझा जाएगा, आर्थिक के आधार पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो समाजवादी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। और राजनीति में हर व्यक्ति राजनेता बन सकता है, राजनीति में भागीदारी ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में कितनी न्याय है, 3। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय का उल्लेख है। फिर आता है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, तो ध्यान रखना प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। स्वतंत्रता पूछे तो 5 और न्याय पूछे तो कितनी बता दोगे, 3। ध्यान रखना। और तीनों न्याय बता दी, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है। पहली है विचार की स्वतंत्रता। आप अपने मन में, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के विचार ला सकते हो, ये स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर बात करें अभिव्यक्ति।
अभिव्यक्ति का मतलब आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो, यह भी आपको एकदम स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विश्वास, आप किसी पे भी विश्वास कर सकते हो। ठीक है, जबरदस्ती नहीं कि आपको इस पे विश्वास करना होगा, आप विश्वास करने के लिए स्वतंत्र हो। फिर बात करें धर्म, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता भी है। और उपासना की भी क्या दी गई है, स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी आस्था के अकॉर्डिंग उपासना भी रख सकते हो। तो विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रताओं का इसमें क्या किया गया, जिक्र किया गया। बाकी जो प्रस्तावना में भी कुछ रह गया और इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन भी है। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है? क्या प्रस्तावना में कितने संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक? ऐसे कुछ क्वेश्चन है और विगत एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन लेके मैं अगले वीडियो में आऊंगा। 2 वीडियो में अपनी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू प्यारे साथियों, धन्यवाद।